हेलो फ्रेंड्स, एन की प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो टॉपिक पढ़ेंगे अभिप्रेरणा के बारे में। अब अभिप्रेरणा की बात करें तो अभिप्रेरणा को हम इंग्लिश में कहते हैं मोटिवेशन। क्या कहते हैं? मोटिवेशन। आपको पता ही होगा कि मोटिवेशन के बारे में क्या होता है, किस प्रकार से मोटिवेशन की कुछ प्रमुख परिभाषाओं के बारे में और मोटिवेशन के जो प्रमुख सिद्धांत देते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है। अब अभिप्रेरणा का मतलब होता है कि किसी भी कार्य को प्रारंभ कर उसे जारी रख निश्चित उद्देश्य तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो अभिप्रेरणा कहलाती है। किसी भी कार्य को प्रारंभ और उसे जारी रख निश्चित उद्देश्य तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है। अभिप्रेरणा जो है व्यक्ति को कार्य करने तो प्रेरित करने वाली प्रक्रिया। अभिप्रेरणा के माध्यम से व्यक्ति क्या करता है? कार्य को करता है। उसके बाद में अभिप्रेरणा के अभाव में व्यक्ति का कार्य कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। अभिप्रेरणा के अभाव में व्यक्ति का कार्य कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता है। उसके बाद में अभिप्रेरणा किसी भी कार्य का प्रारंभ एवं अंत दोनों माने जाते हैं। अभिप्रेरणा जो होती है किसी भी कार्य का प्रारंभ भी होती है और अंत भी मानी जाती है। अभिप्रेरणा जो है अंग्रेजी के मोटिवेशन शब्द का हिंदी रूपांतर है। अभिप्रेरणा अंग्रेजी के एक शब्द है, मोटिवेशन शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसकी उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के मोटम शब्द से मानी जाती है। जिसका एक लैटिन भाषा के मोटम शब्द से मानी जाती है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गति प्रदान करना। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गति प्रदान करना। आगे अगर बात करें तो मनोविज्ञान में सर्वप्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण जो है अभिप्रेरणा का माना जाता है। मनोविज्ञान में सबसे पहले वैज्ञानिक जो विश्लेषण किया था वो अभिप्रेरणा का किया था। अभिप्रेरणा में जो प्रेरक तत्व होता है निहित होता है। अभिप्रेरणा में कौन सा तत्व? प्रेरक तत्व। मतलब इनसे क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। आगे बात करें जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और जो प्रेरक तत्व होता है व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। प्रेरक शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग, प्रेरक शब्द का सबसे पहला प्रयोग जो है 1928 में वुडवर्थ अमेरिका के द्वारा किया गया। प्रेरक शब्द का सबसे पहला प्रयोग 1928 वुडवर्थ अमेरिका के द्वारा किया गया। अब हम जानते हैं अभिप्रेरणा की कुछ प्रमुख परिभाषाओं के बारे में। ठीक है, सबसे पहली जो परिभाषा दी थी क्रेंच एम क्रेंचफील्ड के अनुसार। क्रेंच एम क्रेंचफील्ड ने कौन सी परिभाषा दी? तो अभिप्रेरणा हमारे प्रश्न क्या, क्यों, कब, कैसे का क्या देती है? जवाब देती है। ये परिभाषा याद रखनी है। क्रेंच एम क्रेंचफील्ड ने कहा था कि जो अभिप्रेरणा होती है हमारे प्रश्न क्या, क्यों, कब, कैसे का क्या देती है? जवाब देती है। दूसरे गुड महोदय। गुड महोदय की अगर बात करें तो किसी भी कार्य को प्रारंभ कर उसे जारी रख निश्चित उद्देश्य तक जो पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है। उसके बाद में आगे हम बात करें स्किनर की। ये इंपॉर्टेंट परिभाषा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे कि स्किनर ने एक परिभाषा दी थी, अभिप्रेरणा जो है अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च क्या है? राजमार्ग है। ये परिभाषा याद रखनी है। उसके बाद में वुडवर्थ महोदय की बात करें तो वुडवर्थ ने एक परिभाषा दी थी कि अभिप्रेरणा एक आंतरिक मनोदशा है। अभिप्रेरणा कैसी दशा है? आंतरिक मनोदशा है, जो व्यक्ति को किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक निश्चित व्यवहार करने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। मतलब अभिप्रेरणा एक आंतरिक मोटिवेशन होता है जो कि व्यक्ति को किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु निश्चित व्यवहार करने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। उसके बाद में एविरल की बात करें तो अभिप्रेरणा व्यक्ति की कल्पना को मूर्त रूप प्रदान करने की क्या है? प्रक्रिया। एविरल ने कहा था कि अभिप्रेरणा जो होती है व्यक्ति की कल्पना को मूर्त रूप देने की क्या है? प्रक्रिया मानी जाती है। उसके बाद में अगर बात करें लॉवेल की बात करें तो लॉवेल ने कहा था अभिप्रेरणा जो होती है आवश्यकता पूर्ति होती है उत्पन्न होने वाली क्या है? प्रक्रिया मानी जाती है। अभिप्रेरणा जो होती है आवश्यकता पूर्ति हेतु उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। उसके बाद में अब हम जानते हैं अभिप्रेरणा के स्रोत के बारे में। अभिप्रेरणा के सोर्सेज कौन कौन थे? तो सबसे पहले अभिप्रेरणा का जो स्रोत है आवश्यकता। सबसे पहला क्या है? आवश्यकता है। उसके बाद में चालक, प्रणोदन या ड्राइव बोल सकते हैं। तीसरा है उद्दीपक या इंसेंटिव। सबसे पहले आवश्यकता की बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति की कोई ना कोई आवश्यकता जरूर होती है। प्रत्येक व्यक्ति की कोई ना कोई आवश्यकता जरूर होती है। जैसे शरीर में भोजन की कमी, जैसे कि शरीर में किसकी कमी? भोजन की कमी। ठीक है, और शरीर में भोजन की कमी, जिससे कि पानी क्या है? कार्य करना। ठीक है, उसके बाद में चालक क्या है? प्रणोदन या ड्राइव की बात करें तो आवश्यकता जो होती है चालक को क्या करती है? जन्म देती है। आवश्यकता चालक को क्या करती है? जन्म देती है। जैसे कि भूख। अब शरीर में भोजन की कमी है तो हम क्या लेंगे? भूख है। शरीर में भोजन की कमी है तो भूख हो गया चालक। उसके बाद में उद्दीपक की बात करें तो उद्दीपक की प्राप्ति से चालक शांत होता है। ठीक है, जैसे कि रोटी खाएंगे, शरीर में भोजन की कमी है, उसको भूख लगी और भूख किसके माध्यम से? रोटी के माध्यम से हम। ठीक है ना। उसके बाद में पानी, अगर पानी जैसे कि आवश्यकता है तो प्यास लगी उसको, और प्यास है तो इसको किसके माध्यम से हम बुझाएंगे? पानी का कुआं, नल, तालाब के माध्यम से हम उसको पूरा करेंगे। तो ये हमें अभिप्रेरणा के प्रमुख स्रोत है। जैसे कि कार्य करना, कार्य करना और कार्य करना। जैसे कि रीट है। अब रीट हमारी क्या है? आवश्यकता है। और नौकरी हमारा क्या है? चालक, प्रणोदन होता। और इसी के साथ हम किसके माध्यम से इसको प्राप्त करेंगे? तो रीडिंग के माध्यम से या स्टडी के माध्यम से इसको प्राप्त करेंगे। तो ये तीनों चीज़ अपन को याद रखनी है। उसके बाद में अभिप्रेरणा की प्रमुख प्रकार की बात करें तो अभिप्रेरणा के जो प्रकार है, दो प्रकार की अभिप्रेरणा मानी जाती है। सबसे पहले अगर बात करें, एक होती है आंतरिक अभिप्रेरणा। कौन सी अभिप्रेरणा? इंटरनल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन की बात करें तो इसी को कहते हैं जैविक या सकारात्मक अभिप्रेरणा। इसी को हम क्या कहते हैं? जैविक या सकारात्मक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। इसमें इसी को कहते हैं शारीरिक अभिप्रेरणा। इसी को हम क्या कहते हैं? शारीरिक अभिप्रेरणा। और अभिप्रेरणा के इस भाग में व्यक्ति जो है स्वयं की इच्छा से कार्य करता है। आंतरिक अभिप्रेरणा में व्यक्ति जो होता है स्वयं की इच्छा से क्या करता है? कार्य करता है। उसे कार्य करने के लिए बाह्य शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात
अर्थात वो आंतरिक मन से क्या करता है, कार्य को करता है, उसे बाह्य शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अभिप्रेरणा के इस भाग में व्यक्ति अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने तो अनुक्रिया करता है। अभिप्रेरणा के इस भाग में व्यक्ति जो होता है शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने तो अनुक्रिया भी करता है, इस कारण इसे शारीरिक अभिप्रेरणा भी कहा जाता है। इसमें किया गया कार्य श्रेष्ठ होता है। इसमें जो आंतरिक अभिप्रेरणा में जो कार्य किया जाता है वो क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। इसमें व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि भी सर्वाधिक प्राप्त होती है। व्यक्ति को सबसे आत्मसंतुष्टि कौन सी अभिप्रेरणा से मिलती है, ये आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा के प्रेरक तत्व की बात करें तो सबसे पहले भूख हो गया, प्यास, काम, नींद, मलमूत्र का त्यागना और थकान, ये सब के आंतरिक अभिप्रेरणा के प्रमुख तत्व माने जाते हैं। दूसरी अभिप्रेरणा की बात करें तो बाह्य अभिप्रेरणा, कौन सी है दूसरी, बाह्य अभिप्रेरणा। अब बाह्य अभिप्रेरणा की बात करें तो इसी को कहते हैं कृत्रिम अभिप्रेरणा, दूसरा इसको नकारात्मक अभिप्रेरणा और तीसरा इसको सामाजिक अभिप्रेरणा भी कहा जाता है। आगे बात करें अभिप्रेरणा के इस भाग में व्यक्ति जो है समाज में अपनी मर्यादा, अपनी मान मर्यादा एवं प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए कार्य करता है। इस अभिप्रेरणा में व्यक्ति जो अपना मान मर्यादा को बनाए रखने के लिए व्यक्ति क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है। इस कारण इसे सामाजिक अभिप्रेरणा भी कहा जाता है। अभिप्रेरणा के इस भाग में जो व्यक्ति जो होता है स्वयं की इच्छा से कार्य नहीं करता है। अभिप्रेरणा के इस भाग में व्यक्ति जो होता है स्वयं की इच्छा से कार्य नहीं करता है, उसे कार्य करने हेतु बाह्य शक्ति की क्या होती है, आवश्यकता होती है। उसे कार्य करने हेतु बाह्य शक्ति की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसमें किया गया कार्य जो है कम श्रेष्ठ होता है। इसमें किया गया कार्य क्या होता है, कम श्रेष्ठ होता है तथा व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि भी कम प्राप्त होती है। व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि प्राप्त नहीं होती। इसमें किया गया कार्य तो एक कम श्रेष्ठ होता ही होता है, लेकिन इसमें आत्मसंतुष्टि भी व्यक्ति को नहीं मिलती है। उसके बाद में इसके प्रेरक तत्व की बात करें तो जैसे कि दंड हो गया, पुरस्कार के माध्यम से वो अभिप्रेरणा कार्य करेगा, निंदा हो गया, प्रतियोगिता, प्रगति का पूर्व ज्ञान, परिपक्वता, मानसिकता, विद्यालय से निष्कासन, तो ये भी इसके क्या है, बाह्य अभिप्रेरणा के प्रमुख तत्व माने जाते हैं। उसके बाद में जैसे कि एक प्रश्न भी है कि एक बालक जो होता है 12 वर्ष की आयु में कहानी पुस्तक पढ़ने में रुचि उत्पन्न करता है, अर्थात अभिप्रेरणा का कौन सा भाग, मतलब 12 वर्ष का कोई लड़का है उसको कहानी पुस्तक पढ़ने में उसकी रुचि है, तो वो कौन सी अभिप्रेरणा है, आंतरिक अभिप्रेरणा। दूसरा एक बालक जो होता है पुरस्कार प्राप्ति के लिए कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता है, तो पुरस्कार कौन सी है, बाह्य अभिप्रेरणा। ये दोनों प्रश्न अपन को याद रखिए, आंतरिक अभिप्रेरणा का या दूसरा है बाह्य अभिप्रेरणा का। उसके बाद में तो ये हमारा टॉपिक हमने पढ़ा अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा की प्रमुख परिभाषाओं के बारे में और अभिप्रेरणा के दो प्रकार, जिसमें कि आंतरिक प्रकार और दूसरा है बाह्य प्रकार। आगे हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा के वर्गीकरण के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।